हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 क्लास 12वीं कृषि रसायन विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है उसको अपने सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं उनके प्रश्नों का। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 मॉडल प्रश्न पत्र है, कक्षा 12 और सब्जेक्ट है अपना विषय कृषि रसायन विज्ञान। 56 नंबर का ये पेपर होगा अपना और 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। सबसे पहले अपने देखते हैं इसके अंदर कि जो पाठ है उनका अंक बार कितना है, कितने कितने नंबर के हैं। तो यहाँ से जो अपना पहला पाठ है मृदा खनिज व चट्टानें और उनका अपक्षय मृदा निर्माण, ये 4 नंबर का। दूसरा लेसन मृदा जीवाश्म पदार्थ जिसके अंदर है 3 नंबर का। फिर मृदा कोलाइड्स ये 4 का है। आयन विनिमय ये 3 नंबर का। मृदा अभिक्रिया इससे भी 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। छठा प्रश्न पाठ है अपना अम्लीय और लवण प्रभावित मृदाएं 4 नंबर का। फिर आवश्यक पोषक तत्व जो है वो 4 नंबर का है। और उर्वरक वाला जो पाठ है अपना अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव, ये 4 नंबर का। 9वां पाठ सबसे बड़े अंक बार का है जिसका कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है। 10वां पाठ जैव रसायन है, ये भी 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएंगे। 11वां जैविक या कार्बनिक खाद, ये 6 नंबर का। और दुग्ध रसायन है, ये भी 6 नंबर का अपना पाठ आएगा। अपने देखते हैं जो प्रश्न अपने को दे रखे हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से एक विकल्प अपने को चुनना होगा। पहला प्रश्न का पहला पॉइंट है अपने पास कि कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को कहते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक है जो अपने संस्तर देखे थे, मृदा परिषेदी का जो पहला लेसन है उसी के अंदर जो संस्तर है ए बी इस तरीके के संस्तर हैं। तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक जो अवयव होते हैं वो नीचे संस्तरों में पहुंचकर जमा होते हैं, उसको अपने निक्षेपण कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन का जिसमें संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का निकलता है उसको अपने अपचयन कहते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मृत्तिका कोलाइड्स को मुख्यतः समूहों में विभक्त किया गया। तो मृत्तिका कोलाइड्स है उसको कार्बनिक और अकार्बनिक दो मुख्य समूहों के अंदर विभक्त किया गया। तो इसका अपना ए नंबर जो है वो सही होगा, कार्बनिक और अकार्बनिक समूह के अंदर इसको विभक्त किया गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है अपना इसका चौथा पॉइंट, खनिज व रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं को भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से अपने पूछ रहा है, ये सिलिकेट मृत्तिकाओं के बारे में पूछ रहा है कि सिलिकेट मृत्तिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो सिलिकेट मृत्तिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, कैलियोनाइट है, मोर्लोनाइट है और इलाइट है। तो 3 समूहों के अंदर इसको बांटा गया है। मृत्तिका कोलाइड्स का पूछे तो 2 भागों के अंदर, सिलिकेट मृत्तिकाओं का पूछे तो ये 3 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। उसके बाद अगला अपना प्रश्न है 5वां पॉइंट, जो इसके अंदर पूछा है कि बलुई दोमट मृदा की दनायन विनिमय क्षमता। तो बलुई दोमट की जो दनायन विनिमय क्षमता है वो 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, बलुई दोमट मृदा की दनायन विनिमय क्षमता 60 से 100 सेंटीमोल। 6 नंबर पे है, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता विनिमय सोडियम प्रतिशतता और पीएच का मान अपने को बताना है कि इसका क्या होता है। तो जो लवणीय मृदों की विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता डैश से
साइमन प्रति मीटर के अंदर, तो इसका मान 4 से ज़्यादा होता है विद्युत चालकता का। विनिमय सोडियम प्रतिशतता का जो मान है वो 15 से कम होता है, और पीएच मान है जो लवणीय का वो 8.5 से कम होता है। 8.5 से कम होता है, विनिमय सोडियम प्रतिशतता 15 से कम होती है, और उसका मान 4 से अधिक होता है। तो यहाँ से अपने इसका जो 6 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि 6 नंबर पे अपने को इसमें टिक करना है। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर अपने बात करें तो इसमें क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु रासायनिक मृदा सुधारक है। तो क्षारीय मृदाओं का सुधार करना है तो उसके अंदर ये सारे के सारे ही आ जाए। कैल्शियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और FeS2, ये तीनों के तीनों यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व अपने को बताने हैं। तो इनके अंदर अपने को देखना है कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम मुख्य के अंदर आता है, पहले के अंदर कैल्शियम आ जाएगा, ये मुख्य में आ गया। उसके बाद 6 नंबर में देखें तो यहाँ पे अपने को मैग्नीशियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, और द के अंदर भी अपने पास यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, यानी कि S आ जाएगा। तो ब नंबर जो ऑप्शन है अपना आयरन है, मोल्डिनम है, जिंक है और कॉपर, तो ब नंबर ऑप्शन इसका सही है 8वें पॉइंट का। फिर 9वां है अत्यधिक जहरीला कृषि रसायन है। अत्यधिक जहरीला कृषि रसायन अपने पास जो दे रखा है यहाँ पे मोनोक्रॉप्स और 36SL, यानी कि द नंबर है वो अत्यधिक जहरीला कृषि रसायन इसके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर पहला पूछा है कि अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अपने को बतानी है। तो इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो 65 से 85% होती है। 65 से 85% अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा। और अगर मध्यम अम्लीय की बात करें तो उसके अंदर अपने पास आती 55 से 65%। मध्यम की पूछे तो 55 से 65%, और बाष्मिक या जो क्षारीय प्रकृति की होती हैं उसकी आ जाएगी अपने पास 45 से 55%। तो तीनों की याद रखनी है अपने को। अम्लीय की पूछे तो 65 से 85 है, मध्यम अम्लीय की पूछे 55 से 65 है, और बाष्मिक की पूछे तो 45 से 55% है। इलाइट समूह का संरचना सूत्र अपने को लिखना है। इलाइट समूह का संरचना सूत्र यहाँ पे, तो इलाइट जो अपने पास है उसका संरचना सूत्र यहाँ पे लिख, इलाइट समूह का संरचना सूत्र यहाँ पे आपके पास इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद तीसरा जो रिक्त स्थान अपने को दे रखा है कि अम्लीय मृदाएं प्राय नम जो जलवायु क्षेत्र होते हैं उसके अंदर पाई जाती है अम्लीय मृदाएं, और जो दूसरी होती हैं लवणीय प्रकृति की होती हैं वो शुष्क व अर्धशुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर लवणीय प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। चौथा प्रश्न है फास्फोरस जो जड़ों पौधों की जड़ों द्वारा, तो फास्फोरस है वो H2PO4- और HPO4- आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने को पता है कि नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में ग्रहण की जाती है। तो इनको याद रखना है सभी को अपने, नाइट्रोजन का भी फास्फोरस का भी, दोनों का। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसके अंदर इसमें पूछा है कि संगमरमर के प्रमुख खनिज पदार्थ का रासायनिक सूत्र रखना है लिखना है। तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर ही होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको अपने कैल्साइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सूत्र होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट या चूना पत्थर इसको अपने बोल सकते हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है कोलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है। तो कोलाइड रसायन का जनक है वो थॉमस ग्राहम को बोला जाता है, जो 1861 के अंदर इन्होंने बताया था। थॉमस ग्राहम 1861 में कोलाइड के बारे में बताया, यानी कि एक गोंद के प्रकार का पदार्थ है, तो उस तरीके से। फिर तीसरा है विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य सहजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण कहलाता है। आयनों का पारस्परिक अधिशोषण जो होगा वो आयन विनिमय के अंदर आता है, उसका उत्तर हो जाएगा आयन विनिमय। आयन विनिमय लिखना है इसका। उसके बाद
4 नंबर पे है इलाइट की दनायन क्षमता का औसत मान बताना है। तो इलाइट की जो दनायन औसत क्षमता होती है वो आ जाएगी 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और अगर कैल्यूनाइट के अपने से पूछे तो कैल्यूनाइट की 3 से 15 है, कैल्यूनाइट की 3 से 15। और अगर अपने से मोंट मोरिलोनाइट की पूछे तो इसकी 60 से 100 है, 60 से 100 इसकी आ जाएगी मोंट मोरिलोनाइट की। तो इसकी दनायन विनिमय क्षमता का औसत मान यहाँ पे पूछ रहा है। फिर 5वां पॉइंट है मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को कहते हैं। तो मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न जो अम्लता है उसको अपने सक्रिय अम्लता कहते हैं, सक्रिय अम्लता कहते हैं। और अगर इससे पूछे कि हाइड्रोजन आयन और साथ में एल्यूमिनियम आयन के कारण उत्पन्न अम्लता है तो उसको अपने बोलते हैं विनिमय अम्लता कहते हैं। H+ आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को हाइड्रोजन अपने सक्रिय अम्लता कहते हैं। और H+ यानी कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको विनिमय अम्लता कहते हैं। फिर 6 नंबर पे है छठा पॉइंट, पौधों की जड़ों के विकास के लिए किस पोषक तत्व की प्रमुख भूमिका है। तो जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। फिर अगला प्रश्न है 7वां, धान की फसल में सिलिकॉन का कार्य लिखना है। धान की फसल में सिलिकॉन का कार्य है तो धान का क्या होता है कि उपज बढ़ाता है, ये धान की उपज बढ़ाता है, इतना लिखना धान की उपज बढ़ाता है। और ये अगर से पूछे गन्ने में इसकी क्या भूमिका है गन्ने के अंदर, तो ये शर्करा उत्पादन बढ़ाता है, गन्ने का तो शर्करा उत्पादन बढ़ाता है सिलिकॉन, और धान की है वो उपज को बढ़ाता है, तो इसमें लिखना है उपज को बढ़ाता है। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है अपना, फल एवं सब्जियों में क्लोनोफॉस 25 EC के प्रयोग पश्चात प्रतीक्षा अवधि लिखिए। प्रतीक्षा अवधि का मतलब होता है कि कोई भी अपने सब्जियों के ऊपर अपने करते हैं स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसके कितने दिनों के बाद उसको अपने काम में ले सकते हैं, सब्जियों को खा सकते हैं। तो इसकी जो अवधि होती है वो 15 दिन की होती है। इसके बाद खंड ब अपना सेक्शन बी है, जिसके अंदर चौथा प्रश्न जीवाश्म पदार्थ का सामान्यतः संगठन इसके अंदर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च 1 से 5%, सेलुलोज 10 से 28% है, हेमी सेलुलोज है वो 20 से 50%। उसके बाद फिर आता है वसा 1 से 8% होती है, लिग्निक है वो उसकी मात्रा 10 से 30%, और प्रोटीन की मात्रा है वो 1 से 15% इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जीवाश्म पदार्थ जो सड़े गले पदार्थ होते हैं तो उसका जो सामान्यतः संगठन है वो इसके अंदर अपने को लिखना है। आगे नेक्स्ट है मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को प्रदर्शित करना है। तो जो नाइट्रोजन चक्र अपने को बुक में एक डायग्राम दे रखा है नाइट्रोजन चक्र का, तो उस तरीके का वो डायग्राम अपने को बनाना है। फिर प्रश्न संख्या 6 है मृदा पीएच को समझाइए। तो ये मृदा पीएच जो अपना है इसको समझाना है। इसके अंदर अपन लिख देंगे कि पीएच जो है, पीएच मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इससे मृदा की अम्लता एवं क्षारीयता को माप सकते हैं। इसका मापन पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है, जिसमें 7.0 उदासीन बिंदु होता है। पीएच स्केल में पीएच अगर 0 है, पीएच बराबर 0 सक्रियता अम्लता की अधिकतम सीमा, तब पीएच बराबर 14 क्षारीयता की अधिकतम सीमा को प्रदर्शित करती है। उदासीनता पीएच बराबर पीओएच बराबर 7 होती है, यानी कि उदासीन पर पीएच बराबर पीओएच बराबर कितना 7 होती है। जब मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो विलयन में H+ आयन्स की सांद्रता अधिक होती है, और पीएच मान अगर 7 से
अधिक होता है तो वो मृदा क्षारीय होती है, ठीक है, और उसमें OH आयंस की सांद्रता अधिक होती है। तो इस तरीके से अपने को मृदा का pH उसमें लिखना है। 7वां प्रश्न है फिर मृदा में उभय प्रतिरोधन क्षमता को समझाइए। ये प्रश्न इसको अपने बुक के अंदर से देखेंगे। 7वां प्रश्न अपने को ध्यान रखना है कि 7वां प्रश्न है मृदा में उभय प्रतिरोधन क्षमता को समझाना है। 8वां प्रश्न फसलों पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव को समझाना है। 9वें प्रश्न के अंदर मृदा प्रदूषण के किन्हीं 3 स्रोतों का संक्षेप में वर्णन करना है, यानी कि मृदा प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है उसका संक्षेप में वर्णन करना है। 10वां सरल लिपिड की रासायनिक संरचना को समझाना है। और 11वां प्रश्न एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। 12वां प्रश्न है नत्रजी जैव उर्वरक द्वारा बीज उपचार की विधि का वर्णन। तो इन सभी प्रश्नों को अपने सभी को एक सीरीज से देखते हैं कि पहला अपने मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता है, मृदा प्रदूषण पर प्रभाव है, 3 स्रोतों का संक्षेप में वर्णन है, सरल लिपिड की संरचना है, एंजाइम की क्रियाविधि है, ठीक है, जैविक खादों का मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव है। उसके बाद 14वां प्रश्न पनीर किसे कहते हैं इसका संगठन लिखना है। और उसके बाद है दूध में यूरिया की मिलावट की जांच की विधि। तो इन सभी प्रश्नों को अपने एक साथ इनके जो उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। ये अपना 7वां प्रश्न है उभय प्रतिरोध क्षमता। तो इसके अंदर जो अपने को लिखना है कि मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने से उसके pH मान में परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करती है इसलिए ये उभयधर्मी कहलाती है। मृदा अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। मृदा की उभय प्रतिरोध क्षमता कोलाइड पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं उतनी ही उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता मृदा द्वारा भी मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने से इसकी उभय प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक होती है। 50% बेस संतृप्त पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। उसके बाद अपने फसलों पर प्रभाव जो है कि मृदा प्रदूषण के फसलों पर प्रभाव अपने को बताने की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं मृदा प्रदूषण के। जब मृदा प्रदूषित हो जाती है तो उसके फसलों पर क्या प्रभाव है। तो प्रदूषित मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में ह्रास होने से बीजों का अंकुरण जो है, यानी कि बीज जो बोए जाते हैं, कोई फसल बोई जाती है उसका अंकुरण पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। मृदा में वायु संचार में व्यवधान उत्पन्न होता है, अच्छे से उसको वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जल का आदान प्रदान नहीं हो पाता। उत्पन्न होने से पौधों की जड़ों एवं जीवाणुओं के श्वसन में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे पौधों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। मृदा क्षरण के फलस्वरूप पोषक तत्व बह जाते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण होने से जो उसके अंदर तत्व हैं वो बह जाते हैं। विभिन्न रसायनों के अधिक प्रयोग से मृदा का pH मान भी बदल जाता है। परिणाम स्वरूप पौधों के लिए पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। pH मान बदलेगा तो उदासीन बिंदु पे सबसे ज़्यादा तत्व होते हैं मृदा के अंदर, लेकिन उसका pH मान बदलेगा, तत्व हैं वो उसके अंदर उतने उपलब्ध नहीं होंगे। मृदा में विषैले पदार्थों के अधिक संग्रहित हो जाने से इनका पौधों में भोजन के साथ समावेश होने से फसलों में जहरीला प्रभाव दिखाई देने लगता है। अतः पौधों के लिए पोषक तत्व में जल की असामान्य उपलब्धता फसल उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। फसलों एवं फलों की गुणवत्ता गिर जाती है। उसके बाद अपना 9वां प्रश्न था जो मृदा प्रदूषण के 3 स्रोतों का अपने संक्षिप्त वर्णन करना था। तो इसमें घरेलू अपशिष्ट आते हैं, नगरपालिका अपशिष्ट आते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट आते हैं, कृषि अपशिष्ट आते हैं और अन्य स्रोत आते हैं। तो ये क्या है, 5 स्रोत हैं, जिनमें से किन्हीं 3 स्रोतों का अपने को संक्षिप्त क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो घरेलू अपशिष्ट होते हैं, उसके अंदर आ जाता है जैसे घरेलू अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य रूप से घर की सफाई से संबंधित जैसे धूल, कागज,
कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, कोयला, राख, लकड़ी, सूखी पत्तियां, सजावट का बेकार सामान, बर्तनों की धुलाई के समय प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, टूटे फर्नीचर के बेकार पदार्थ, भोजन से संबंधित पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, चावल, फल, फलों के बीज, सब्जियों की पत्तियां, अनाज, दाल, अनाज की गुणयुक्त धूल एवं कूड़ा करकट आदि सम्मिलित हैं। तो ये घरेलू अपशिष्ट जो अपने होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्रोत आ जाएंगे मृदा प्रदूषण के स्रोत। उसके बाद नगर पालिका के जो स्रोत होते हैं, शहरों और बड़े बड़े शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, तो उनके अंदर जो कूड़ा करकट होते हैं तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से अपने को इन तीनों का कोई भी तीनों का क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद लिपिड आता है। लिपिड के अंदर अपने को सरल लिपिड के अंदर बांटना है, सरल लिपिड के बारे में बताना है। तो सरल लिपिड दो प्रकार के लिपिड होते हैं, ठीक है, एक सरल लिपिड होता है और एक संयुक्त लिपिड और एक व्युत्पन्न लिपिड, तीन वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है। अपने को सिर्फ सरल लिपिड के बारे में ही बताना है। तो सरल लिपिड ये अल्कोहल के साथ अम्लीय वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वसा एवं तेल और दूसरा मोम। तो ये पहले तो अपने को देखना है, सरल लिपिड के अंदर ये अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक है, अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ये दो प्रकार के, प्राकृतिक वसा, तो इसके अंदर ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, इन्हें ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। वसा ठोस तथा तेल द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कि वसा है वो ठोस में और तेल है वो द्रव अवस्था के अंदर होते हैं। तो यहाँ से अपने कोई सूत्र पूछे तो सूत्र भी यहाँ पे लिख रखे हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है और उसके बाद नीचे यहाँ पे एस्टर का सूत्र आ जाएगा। मोम, तो ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में अपने को सरल लिपिड की जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में बताना था। इसके बाद है एंजाइम की क्रियाविधि। तो यहाँ पे अपने को एंजाइम की क्रियाविधि है ये लिखनी है अपने को। एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट संकुलन बन जाता है E+S जोड़ने से। उसके बाद मध्यवर्ती लेके आना है, ठीक है, EI आ जाएगा और उसके बाद जब ये पूरी हो जाएगी अभिक्रियत उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, EP आ जाएगा और लास्ट में चौथे के अंदर ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी क्रियाविधि अपने को लिखनी है। उसके बाद 12वां प्रश्न था अपने को नत्रजनी जैव उर्वरकों की उपयोग विधि के अंदर बीज उपचार के बारे में बताना है। नत्रजनी जैव जो कि 12वां प्रश्न है, नत्रजनी जैव उर्वरकों की उपयोग विधि, तो बीज उपचार के अंदर अपने को बतानी है। तो इसमें लिखेंगे इस विधि में 1.5 से 2.5 लीटर पानी को गर्म करके उसमें गुड़ मिलाकर घोल तैयार करते हैं। घोल के ठंडा होने पर उसमें 600 ग्राम यानी कि 3 पैकेट कल्चर मिलाते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों को फर्श या पॉलीथीन शीट पर फैला लेते हैं। बीजों के ऊपर जो ऊपर कल्चर घोल बनाया है उसको छिड़क कर भली भांति मिला लेते हैं, जिससे बीजों पर जैव उर्वरक के घोल की परत चढ़ जाती है। साधारणतः 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 से 15 किलोग्राम दालों के बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बुआई कर लेते हैं। जैव उर्वरक से बीज उपचार हेतु विभिन्न फसलों के लिए पानी की मात्रा निम्न प्रकार है। तो नीचे अपने को इसमें पानी की मात्रा और गुड़ की मात्रा दे रखी है। मूंग उड़द चावल के लिए पानी 1 लीटर और गुड़ है 250 ग्राम। अरहर के लिए 1.5 लीटर और गुड़ 300 ग्राम। चना मूंगफली सोयाबीन के लिए पानी की मात्रा 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर और गुड़ 300 ग्राम। बीज उपचार विधि जैव उर्वरक प्रयोग की सबसे प्रभावी विधि है। उसके बाद फिर अपने को जैविक खादों का कि मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक खादों का 13वां प्रश्न है, जैविक खादों का मृदा के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके गुणों के अपने लिखने हैं, ठीक है। इसके गुण पौधों के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ हार्मोन्स एवं एंटी
बायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है जो विशेष लाभकारी होते हैं। क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, मृदा की क्षारीयता एवं लवणता में सुधार होता है। उसके बाद फिर अगला 14वां प्रश्न था जो कि अपने को पनीर किसे कहते हैं और पनीर का संगठन। तो ये पनीर की परिभाषा हो जाएगी, पनीर वह दुग्ध पदार्थ है जो दूध जमने के पश्चात दुग्ध जल के निकलने के बाद प्राप्त होता है। देखिए दूध जम जाता है, दूध जमने के बाद उसमें जो दुग्ध जल होता है वो निकलने के बाद जो प्राप्त होता है। और इसका अपने को संगठन बताना है, तो ये पनीर का संगठन यहाँ पे नीचे लिख रखा है। ये पनीर का संगठन उसकी किस्म पर निर्भर करता है। सभी किस्मों के पनीर में प्राय एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, केवल उनकी मात्रा में अंतर होता है। चेड़दार पनीर का संगठन निम्न प्रकार है, जिसमें जल की मात्रा दे रखी है, वसा की, प्रोटीन की और खनिज पदार्थ की मात्रा दे रखी है, इसका संगठन हो जाएगा। उसके बाद फिर 15वां प्रश्न था अपना कि दुग्ध के अंदर यूरिया की मिलावट है, उस यूरिया की मिलावट का अपने को जांच करनी है। तो इसके ये आ जाएगा कि दूध में यूरिया की मिलावट की जांच करने के लिए 5 मिलीलीटर दूध के नमूने को एक परखनली के अंदर लेना है। दूध डालने के बाद उसमें पैरा डाई मिथाइल एमीन बेंजाल्डिहाइड यानी कि DAMB एक जो विलयन है सॉल्यूशन है वो उसमें डालेंगे और इसके बाद परखनली को हिलाकर दूध तथा इस विलयन को मिश्रित करेंगे, मिक्स करेंगे। मिश्रित होने के बाद यदि परखनली में दूध का रंग गहरा पीला हो जाता है तो इसमें यूरिया मिलाया गया है, जो कि यूरिया की मिलावट है। और अगर रंग हल्का पीला हो तो इसमें यूरिया नहीं मिलाया गया है। तो इस तरीके से इसकी अपने जांच कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे अपने खंड बैग के अंदर वो अपने सारे के सारे देख लिए हैं, जितने भी थे इनके सभी के जो उत्तर हैं। उसके बाद खंड 6 जो आता है सेक्शन C, ये प्रत्येक प्रश्न इसके अंदर 3 नंबर का है। तो इसके अंदर 16वां प्रश्न है जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले 6 लाभ अपने को बताने हैं। जैविक खाद और उर्वरक के अंदर जो 6 अंतर अपने को दे रखे हैं बुक के अंदर वो अपने को यहाँ से बता देने हैं। और उसके बाद 18वां है आयनात्मक विधि द्वारा दूध में वसा परीक्षण करने का सचित्र वर्णन, जो गर्बर विधि वाला अपने को दे रखा है, गर्बर विधि वाला वो इसमें करना है। फिर खंड 10 सेक्शन D के अंदर अपने को 2 प्रश्न है जो कि 4-4 नंबर के दे रखे हैं। पहला म्यूरेट ऑफ पोटाश का संगठन लिखना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश का, उसके कोई 2 गुण लिखने हैं। मृदा के साथ अभिक्रिया क्या है वो लिखनी है और इसका फसलों पर पड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन करना है म्यूरेट ऑफ पोटाश का। और या फिर इसके अथवा में डाई अमोनियम फॉस्फेट का संगठन, कोई 2 गुण, मृदा के साथ अभिक्रिया, फसलों पर पड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन। देखिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का कर लेना या फिर डाई अमोनिया फॉस्फेट का, दोनों में से कोई भी जो कि अपने को उर्वरक वाले में दे रखा है। फिर 20वां है पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन का विस्तृत वर्णन करना है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, या इसके अथवा में खाद्य रंगों का विस्तृत वर्णन करना है। जो खाद्य पदार्थों के अंदर रंग डालते हैं अपने उसको डिफरेंट बनाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए उनका वर्णन, या फिर पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का विस्तृत वर्णन करना है। ये 4 नंबर के हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े हैं, सीधे आपको टॉपिक हेडिंग जो मिल जाएगी सीधे के सीधे, तो उनका पूरा का पूरा ही अपने को करना है। तो ये था कक्षा 12 विषय कृषि रसायन विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन 2023। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस बुक के सभी चैप्टर आपको इसी चैनल के ऊपर पूरी व्याख्या के साथ, पूरे विस्तार के साथ समझाए गए हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 के नाम से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो उसके अंदर आप जाकर सभी चैप्टर को देख सकते हो। धन्यवाद, शुभ दिन।